अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज सदर आरिफ अलवी साहब को वजारत कानून ने जवाब दे दिया जो उन्होंने उनको ख़त लिखा था, और वो ख़त उन्होंने लिखा था जो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मुलाकात के लिए वक्त मांगा, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको भी एक ख़त के ज़रिए जवाब दे दिया था कि जी आपके साथ मुलाकात का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि जो नई तरामीम हुई हैं जाते हुए जो पार्लियामेंट ने की थी वो यही थी कि अब तारीख देने का इंतखाबात की वो उसका इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। और यही सवाल जो है वजारत कानून को भेजा गया, और फिर वजारत कानून ने भी आज सदर आरिफ अलवी साहब को यही जवाब दे दिया कि जनाब आपके पास इख्तियारात नहीं हैं। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। दूसरी जानिब आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का अटक जेल के अंदर बाकायदा जो साइफर केस के हवाले से उनके केस की समाअत हुई, और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बाकायदा तौर पर एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया था कि क्यों ज़रूरी है कि चेयरमैन पीटीआई का जो साइफर केस है, जो खुसूसी अदालत है, वो अटक जेल में लगाई जाए। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी लॉ एंड ऑर्डर का खदशा हो सकता है, इसलिए वहाँ लगाई। आज साइफर केस में समाअत की चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम भी वहाँ पे मौजूद थी, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जुडिशल रिमांड पर चेयरमैन पीटीआई को 14 दिन के लिए जो है उन्होंने अपनी जुडिशल रिमांड में ले लिया गया है उनको, और अब 13 सितंबर को दोबारा इस हवाले से समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से बहुत सारी दरखास्तें भी जमा कराई जा रही हैं कि जी ये एक गैर आइनी गैर कानूनी काम था कि अदालत जो है वो अटक जेल में लगाई गई, और ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है। तो मुख्तलिफ जो हैं दरखास्तें वो भी जमा कराई जा रही हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब बिजली के बहरान के हवाले से मामला जूं के तूं चल रहे हैं, और आज इतलात ये आई हैं कि IMF ने भी बाकायदा तहरीरी प्लान मांग लिया है निगरान हुकूमत से कि जी जो उन्होंने सामने उनके दरख्वास्त रखी IMF के सामने कि जी जो अगस्त के बिल आए हैं इनको हम स्प्रेड कर दें दिसंबर तक, और 6 महीने तक जो है ले लें। मेरा जो ज़राए के हवाले से इतलात ये हैं कि शायद IMF ने इस बात से इनकार कर दिया है, लेकिन जो ऑफिशियली हमें बताया जा रहा है वो ये है कि जी IMF ने बाकायदा एक तहरीरी प्लान हुकूमत से मांग लिया है। नाज़रीन, और उसके अलावा इंतखाबात के हवाले से आज भी ANP का वफद चीफ इलेक्शन कमीशन को मिला, और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उन्होंने भी यही कहा कि जी हम आईनी जो है हद से ज़्यादा नहीं चाहते, हमें 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहिए, और इसी पर जोर है। MQM और शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो कह तो रही है कि जी मुस्लिम लीग नून के जी नहीं 90 दिन के होने चाहिए, आईनी हदूद के अंदर रहते हुए जो भी है मामला चलने चाहिए, लेकिन शायद वो फौरी इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी का भी यही स्टैंस है कि जी 90 दिन के अंदर होने चाहिए, लेकिन परेशानियां उसके कैंप में भी बढ़ रही हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो आज अटक जेल में मामलात हुए उस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, चेयरमैन PTI की लीगल टीम के हिस्सा हैं, और आज ये अटक में भी मौजूद थे। पहले प्रोग्राम के हिस्से में इनसे गुफ्तगू करेंगे, और उसके बाद फिर हमें प्रोग्राम के बाकी हिस्से में मुख्तलिफ पैनलिस्ट हमें ज्वाइन करेंगे जिनसे हम सियासी और दीगर चीज़ों से बात करेंगे। हमारे साथ दूसरे हिस्से में सायरा बानो साहिबा होंगी, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की रहनुमा हैं। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर एनालिस्ट होंगे, और सेनेटर बहरामन तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब। इंतज़ार साहब, पहले तो ये बताएं कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी चेयरमैन PTI की? बहुत शुक्रिया आपका जी। खान साहब आज बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना और बिल्कुल फिट नजर आ रहे थे। उनको जो पहले हमने सुना था कि उनकी शेव जो है वो बढ़ गई है, क्योंकि उनके पास जो शेविंग किट वगैरह वो नहीं थी, तो आज कल उनको शायद पहुंची है, तो आज तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त तवाना, और ऐसे मालूम हो रहा था कि अगर जेल का वो जो माहौल है उसको अगर माइनस करते तो खान साहब की जो हमने ग्रीट करने का अंदाज था वो सेम वही जमान पार्क वाला था, और इसके अलावा उनका जो स्पिरिट है वो बहुत हाई था।
खास तौर पर उन्होंने जो बात की वो ये बात थी कि मैं अब इस माहौल में एडजस्ट हो चुका हूँ। वो जब कमरे में तशरीफ लाते हैं तो वो एसी जो है वो खास तौर पर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ। और खान साहब का जो स्पिरिट है वो बहुत हाई है। आज उन्होंने ये भी हमें कहा कि मुझे मजीद किताबें जो हैं वो चाहिए, जो हम इकट्ठी करेंगे और नेक्स्ट टाइम लेकर जाएंगे या उससे पहले प्रोवाइड करेंगे। आज के जो साइफर का केस है, इसकी एक एक्साइटिंग चीज जो खान साहब जिसको बहुत ज्यादा जिसके ऊपर एक्साइटेड नजर आए वो ये थी कि खान साहब को आज से जो पेन और कागज हैं उस तक रसाई जो है वो दी गई है। तो इसके ऊपर वो काफी एक्साइटेड थे कि मेरे पास जो बुक्स हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे नोट्स लेने में दुश्वारी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आज से ये मुझे बताया गया है। बल्कि इनफैक्ट हमने भी उनको कुछ पेन और कागजात जो हैं वो दिए जो वो अपने सेल के अंदर लेके गए। तो स्पिरिट तो बहुत आई है जी। चलें, ये तो हो गया ओवरऑल एम्बियंस स्पिरिट ऑफ चेयरमैन पीटीआई। अब आप मुझे बताएं कि बेसिक क्या क्वेश्चंस क्या थे ये जो साइफर केस में। आप लोग वहां पे थे उस वक्त जिस वक्त ये इमरान खान साहब को इंटरोगेट किया जा रहा था? नहीं जी, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। इंटरोगेशन के लिए पहली दफा जो है एफआईए की टीम आज हमें, क्योंकि इससे पहले तो हमें ऑफिशियल किसी चैनल के ऊपर इसकी तफसीलात मालूम नहीं हो सकी, मीडिया के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन जरूर मिली कि इन्वेस्टिगेशन के लिए एफआईए की टीम्स जो हैं वो वहां गई हैं। आज हमें ये मालूम हुआ कि 15 अगस्त को जिस दिन ये एफआईआर दर्ज की गई उसी दिन शाम को एक टीम जो है वो वहां जेल में गई और उन्होंने खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो अपनी जो उनकी केस डायरीज हैं उनके अंदर दर्ज की। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे 16 अगस्त को उन्होंने ये जो स्पेशल कोर्ट है जिसे ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज साहब उसको हेड कर रहे हैं, इनके पास वो खान साहब के फिजिकल रिमांड के लिए आए रिक्वेस्ट लेकर, और लेकिन उनकी रिक्वेस्ट जो है वो डिक्लाइन की गई और खान साहब को 16 तारीख को 14 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेजा गया। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसका हमें ना तो प्रेस में कोई ऑर्डर में मतलब कोई खबर मिली और ना ही अदालत से हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन मिल सकी, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर अदालत से जाकर चेक करते थे कि क्या पंजोदा साहब तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि एक पहले से जुडिशियल रिमांड चल रहा था और जिसका आप लोगों को इल्म नहीं था। जी बिल्कुल, बेसिकली तो ये एक रिमांड कल चूंकि एक लेटर निकला जिस लेटर के थ्रू हमें पता चला, क्योंकि उस लेटर के ऊपर कोई डेट मेंशन नहीं थी, तो उस लेटर से हमें ये पता चला कि खान साहब इस वक्त जुडिशियल रिमांड के ऊपर हैं। और आज सुबह तक हमें ये मालूम नहीं था कि आज हम जाकर लीगली जो कार्रवाई है वो क्या एग्जैक्टली होगी, क्योंकि हमें नॉर्मली जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको रिमांड के लिए प्रेजेंट किया जाता है। जेल जो है वही अब अदालत बन चुकी थी, तो अदालत के अंदर हमें एफआईए की जानिब से ये मालूम नहीं था कि वो आज क्या रिक्वेस्ट लेके जाएंगे। ये इन कैमरा तो या जुडिशियल रिमांड, तो पंजोदा साहब ये इन कैमरा समाअत हुई अटक जेल में? जी बिल्कुल, इन कैमरा वहां पे सिर्फ हम थे और खान साहब के अलावा एफआईए की टीम थी और वो जो जज साहब या उनका स्टाफ था, कोई परिंदा भी पार नहीं मारना। समाअत में कहना चाह रहा हूं, समाअत में आप लोग मौजूद थे, मैं ये पूछ रहा हूं कि मतलब देखिए जी, आज की जो समाअत है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। एक हिस्सा ये है कि हमें जब हम वहां जो टाइम हमें बताया गया था, जो हमने अपने सोर्सेज से पता किया, वो ये था कि 9:30 वहां पे प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। बाय 9:30 हम जेल के सामने मौजूद थे, लेकिन हमें एक्सेस नहीं दी गई। तकरीबन 1 घंटा हमें वेट करवाया गया, जिसके बाद हमें ये पता चला कि जो प्रोसीडिंग्स हैं आज की हद तक वो कंक्लूड हो गई हैं और 14 दिन का मजीद जुडिशियल रिमांड जो है वो एक्सटेंड करके 13 तारीख डाल दी गई है। अलबत्ता चूंकि हमें कुछ और जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस थी जिसका आपने इंट्रो में भी जिक्र किया, वो 3 दरखास्तें, जिसमें पहली दरखास्त खान साहब की जमानत की दरखास्त है, दूसरी दरखास्त हमने ये इस्तदा की है कोर्ट से कि आप हमें ओपन ट्रायल जो है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि इसके अंदर जो
सवाल जो उठाए गए हैं और जो एलिगेशंस लगाए गए हैं ये पॉलिटिकल नेचर के हैं, और एक पॉलिटिकल लीडर को आप ऐसे सीरियस केस के अंदर जो है वो ट्राई कर रहे हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पॉलिटिकल है। तो इसको हर लिहाज से और इवन अदरवाइज अगर आप इसको ये देखें कि ये एक इंफॉर्मेशन जिसे खान साहब ये समझते थे कि ये पब्लिक एट लार्ज के गुड के लिए है और एक मुल्क की अवाम जो है उनकी बेहतरी के लिए और मुस्तकबिल के लिए है। सही, तो लेकिन पंजौदा साहब, अब इसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मेरे नज़दीक मैं समझता हूं कि आप लोगों ने उसके हवाले से मैं जानना चाहूंगा कि उस पर क्या किया है, और वो सवाल ये है कि क्या जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आजम खान साहब की एक स्टेटमेंट थी, आप लोगों ने क्या कोई ऐसी दरखास्त डाली है कि आप भी उनको क्वेश्चन कर सकें? क्या वो ऑफिशियली वादा माफ गवाह बन चुके हुए हैं या नहीं बने हैं? ये क्या आप लोग उनको पूछ सकते हैं जाके कि जी जब ये साइफर की चल रही है चीज तो कम से कम आप उनको भी पेश कर दें, और फिर अगर उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी को भी अगर आप बुलाना चाहें तो आप क्या, मतलब जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, क्योंकि मेन उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है, तो उस हवाले से उनको लाएंगे आप लोग? देखिए जी, बुनियादी तौर पर अभी ये केस इनिशियल स्टेज के ऊपर है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से सिर्फ एफआईआर जो है वो एक ऑफिशियली सामने आई है। उसके अलावा जो उनकी तफ्तीश है या उनकी जो रिपोर्ट है अंडर सेक्शन 173 जिसे हम आम जबान में चालान कहते हैं, वो अभी तक कोर्ट के अंदर सबमिट नहीं किया गया। जब तक वो चालान सामने नहीं आएगा तब तक हमें प्रोसिक्यूशन का जो मुकम्मल केस है और उसके जो विटनेसेस हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चल सकेगा। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ जो एफआईआर है इस मुकदमे की वो हमारे सामने मौजूद है, उसके अंदर जो एलिगेशंस हैं उसी के ऊपर हम बात कर सकते हैं, और उस एफआईआर के मुताबिक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं या दीगर जो ओहदेदारान थे उस वक्त के, वो बतौर मुल्ज़म जो है उनको जो है वो देखा जा रहा है, और उसके अलावा तो अभी उनका कोई रोल जो है वो सामने नहीं आया। ऑडियो जब वो सामने आएगा इस हवाले से एज ए विटनेस आएंगे तो हम निश्चित तौर पर उनसे सवालात भी करेंगे। पंजौदा साहब, उनको जो है पंजौदा साहब, एक ऑडियो जो है वो उसको बहुत अहमियत दी जा रही थी इस पूरे साइफर केस में, उसकी क्या वैरासिटी चेक करवाई है आप लोगों ने या उसको, क्योंकि उसमें तो अदालती हुक्म है बहुत सारे ऑडियोज के हवाले से या वीडियोस के हवाले से कि कौन रिकॉर्ड कर रहा था, किसके कहने पे कर रहा था, जिसकी हो रही थी उसकी परमिशन थी कि नहीं, और बहुत सारे कोई 10 मेरे ख्याल में कोई 12-14 उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं। तो उस ऑडियो को भी जो है वो, क्योंकि इनिशियली जब बुलाया जा रहा था एफआईए से की तरफ से, तो उस ऑडियो का भी जिक्र किया गया था उसमें। देखिए जी, उस ऑडियो के बारे में इस वक्त कमेंट करना वो मुनासिब नहीं है। बुनियादी तौर पर केस प्रोसिक्यूशन ने बनाना होता है, और अब एफआईआर अगर प्रोसिक्यूशन ने बनाई है तो अब हम देखेंगे कि जो चालान है जिसको 173 की रिपोर्ट कहा जाता है उसके अंदर तमाम विटनेसेस और तमाम एविडेंसेस जिनके ऊपर रिलाय करके वो हमें सजा दिलवाना चाहेंगे वो सामने लाएंगे। वंस वो सामने लाते हैं तो उसकी वेरासिटी के बारे में अगर उन्होंने किसी जगह पर उसको अटैच किया हुआ होगा तो फिर यकीनी तौर पर हम उसके ऊपर सवालात और हमारे जो कानूनी हक हैं उस मामले में वो हम इस्तेमाल उस वक्त करेंगे। इस वक्त उस पर कमेंट करना भी कबल इस वक्त होगा। अब हमें देखना होगा कि क्या वो इसको शामिल करते हैं या नहीं। सही। समझौता साहब, सॉरी पंजौता साहब, एक चीज और मुझे बता दें कि जो कल समाअत लग गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो केजी अटक जेल में के समाअत नहीं होनी चाहिए उसके खिलाफ, तो आपको क्या लगता है किन ग्राउंड्स पर, कोई ह्यूमन राइट्स के इशू के हवाले से आप इसको लेके जा रहे हैं या ये एक कोई बेसिक इसके अलावा भी कोई रीजन है जिसकी वजह से आपने ये दरखास्त जमा कराई थी? देखिए जी, आज हमने बुनियादी तौर पर जो ट्रायल कोर्ट है उसके सामने भी ये दरखास्त रखी है, और उस दरखास्त में एफआईए को नोटिस हुआ और ये 2 सितंबर के लिए ट्रायल कोर्ट ने इसको जो है वो किया है। अब रहा सवाल हाई कोर्ट के सामने, तो यकीनी तौर पर इसके अंदर जो सवालात हैं वो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स से लेकर जो उसकी जो ओपननेस और अवाम की वेल बीइंग है और राइट, जो अवाम का एक हक है कि उनको
इस मुकदमे के बारे में इंफॉर्मेशन हो, वो सारे सवालात हमने शामिल करके तो इस जो जुरिसडिक्शन का मामला है इसके ऊपर हमने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस फाइल की हैं। तो अब देखना ये है कि वो किस पॉइंट के ऊपर हमसे एग्री करते हैं। मौजूद अदालतें अगर करती हैं तो फिर जो है वो यकीनी तौर पर एक ओपन ट्रायल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन इस सवाल के ऊपर हम बिल्कुल इसको सुप्रीम कोर्ट तक डिटरमिन करवाना चाहेंगे और हम चाहते हैं, क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शंस है खान साहब की तरफ से कि इस सवाल के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोर्स करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि इस उनकी गिरफ्तारी से पहले जब भी साइफर का जिक्र आया तो उन्होंने हमेशा ये कहा कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर आप उनकी तरफ से मजीद ये कहा जाता था कि अगर मुझे आपने ट्राई करना है तो मैं सिर्फ एक बिल्कुल उस वक्त के डिप्टी स्पीकर साहब ने शायद साइफर के हवाले से एक खत भी सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया था और उसमें भी यही डिमांड की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार हुसैन पंजोदा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी सायरा बानो साहिबा, रहनुमा GDA। हमारे साथ होंगे इम्तियाज गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और सेनेटर बहरामान तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामान तंगी साहब और सायरा बानो साहिबा, GDA की रहनुमा। सेनेटर बहरामान तंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। सेनेटर साहब, एक चीज़ मुझे बताएं कि आज भी इलेक्शन कमीशन में मुलाकातें जारी रहीं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की लीडरशिप जाके मिल रहे हैं। MQM का जो हम पहले सुन चुके हैं कि जी वो कहते हैं कि डीलिमिटेशंस होना ज़रूरी है, उसके बाद चाहे इंतखाबात 4 में हो, 6 में हो, जब भी हो। पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो यही जोर दे रही है कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। अब दीगर जमातें भी यही जोर लगा रही हैं, लेकिन एक तासुर आ रहा है कि शायद कोई उतना जोर नहीं है जितना लगाना चाहिए कि बाकायदा कोई पिटीशंस जाके जमा करवा दी जाएं सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए। और दूसरा, नैयर बुखारी साहब ने एक निजी टीवी पे ये बताया था कि जी सदर का इख्तियार अभी भी है इलेक्शन की तारीख देने का, लेकिन आज हमने देखा कि वजारत कानून ने सदर के ख़त का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जी आपके पास अब इख्तियार नहीं है, जो अमेंडमेंट हो चुकी हुई है इलेक्शंस एक्ट 2017 में। बहरामान तंगी साहब, अब आप लोग मुझे बताएं कि हालात बहुत ख़राब हैं, उस पर भी बात करेंगे, बिजली के मामलात हैं, लेकिन क्या इंतखाबात आपको 90 दिन में होते नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीर हैदर साहब, ये जो तासुर शायद अगर हमेशा हमारे मुल्क में यही चीज़ें होती है कि शायद ऐसा हो, तासुर ये मिल रहा है, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर क्या होगा। मैं समझता हूँ ज़मीर हैदर साहब कि इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और इलेक्शन करवाने के लिए अगर उसने तमाम सियासी जमातों को बुलाकर उनकी लीडरशिप के साथ बैठकर एक पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये अगर मगर क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? हम अगर मगर की सियासत से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं? ज़मीर हैदर साहब, अभी मेरी लीडरशिप ने मुलाकात की, आज अवामी नेशनल पार्टी ने बाहर जब MQM ने जो कुछ कहा है, मैं भी कि उसने इलेक्शन कमीशन के साथ जो बातें की हैं कुछ और हो, लेकिन अगर तमाम जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो चाहते कि इलेक्टेड हुकूमत हो, तो इलेक्शन कमीशन ने एक अच्छा स्टेप लिया है। इस स्टेप को सपोर्ट भी करना चाहिए, अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और अपने अपनी जमातों का अपना अपना स्टैंड है, जो कि पीपल्स पार्टी का स्टैंड बहुत वाज़ेह है। अभी मैं जिस चैनल पे बैठता हूं तो हर चैनल के जो तोपोकारों हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ है। तो पीपल्स पार्टी क्या चढ़ाई करे दूसरी जमातों की तरह? पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को गाली दे दूसरी जमाती लीडरशिप की तरह? नहीं,
पीपल्स पार्टी हमेशा सेनेटर बेहरमन तंगी साहब माजरत से, सेनेटर बेहरमन तंगी साहब, वैसे जराए से इतलात ये भी आ रही है कि कुछ और तोपों का रुख भी पीपल्स पार्टी की तरफ हुआ हुआ है। सिर्फ हम एंकर्स को बदनाम ना करें, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि सीसीआई में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी हमें सीसीआई में ये एश्योरेंसेस दी गई थी कि जनाब इलेक्शंस जो हैं वो ताखीर में नहीं होंगे, क्योंकि इससे कोई मेजर डिलिमिटेशंस नहीं होनी है। जमीर हैदर साहब, वो जो दूसरों तोपे की रुख की बात आप करते हैं, तो हम सियासी जमात है, सियासी वर्कर हैं, हमने तो हमेशा मुकाबला किया है। अल्लाह का शुक्र है हमने पाकिस्तान की अदालतों को फेस किया है, हमने अदालतों के फैसलों को माना है, हमने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जुडिशरी मर्डर को भी बर्दाश्त किया है। लेकिन जहां तक इदारों की टकराव, इदारों की चढ़ाई, इदारों में जो लोग काम करते हैं उनको गाली हमने नहीं दी है, ना हम देंगे। पीपल्स पार्टी इदारों की मैंडेट का एहतराम करते हैं और इदारों के साथ खड़े हैं, ताकि अगर इंस्टीट्यूशन कमजोर हो तो पाकिस्तान कमजोर होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के स्टैंड वाज़ेह है कि आईन और दस्तूर के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन हो। और इसके साथ साथ अगर इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों के साथ मशावरत कर रही है किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा करने के लिए, तो उसको भी आप वेलकम कर रहे हैं। सायरा बानो साहिबा, एक तो मुझे ये बताएं कि बड़ी हवा चली हुई है जहां पे आप बैठी हुई हैं कराची में, वैसे आजकल तो मौसम भी अच्छा होता है, लेकिन जो लोगों के बहुत अच्छा मौसम हुआ है, तो कुछ और हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन एक हवा चल रही है, जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ कुछ और तोपों का भी रुख हुआ है। कुछ आपको भी कुछ शुनीद मिल रही है? सुना है बड़े लोगों के नाम, कुछ लिस्टें बन रही हैं, कुछ बन चुकी हुई हैं। जी, आपको तभी तो बता रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। शाम होते ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। नहीं अभी अच्छा नहीं हुआ है, अभी गर्मी है, लेकिन वो बहुत फरद बख्श हवाएं चल रही हैं। मुझे तो फरद बख्श लग रही हैं। मैं कराची की बात हो रही है, बहुत अच्छी हवाएं आती हैं यहाँ पर सिंध का। जी कराची की बात कर रही हूँ कि बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। जी, तो जो तोपों से बचने के लिए तो हम 90 दिन के लिए इलेक्शन मांग रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल पहले ये है कि 90 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं? क्यों 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की गई और ये सुकुम छोड़ा गया कि 60 के बजाय 90 दिन में हो? जब 90 दिन में भी जो काम करना है वो नहीं हो रहा, तो 60 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं? जब ये इख्तियारात सदर साहब से लेकर इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे थे, तब इनके जहन में ख्याल नहीं आया कि सदर साहब से, अब सदर साहब अच्छा लगना शुरू हो गए और सदर साहब के पीछे वो हो गए कि सदर साहब का जो भी खत लिखा है या जो उनका वो स्टैंस है वो बहुत अच्छा है। हम तो खुद अपने हाथ से दे चुके हैं। और उसके बाद पंजाब और केपीके के इलेक्शन जो थे, मैं बारहा पूछती हूँ कि आया वो पाकिस्तान के ये सूबे हैं ना, या मुझे गलत हो रही है? मैं नक्शा क्या दोबारा देखूं कि वो पंजाब और केपीके पाकिस्तान का हिस्सा है? वहाँ पर जब ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दी, एक मिसाल कायम कर दी हमने कि वहाँ पर एक गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत चले जा रही है, तो फिर यहाँ पर भी हो गया। तो फिर अब किस लिए जमहूरियत के अलम बरदार बन रहे हैं और वो जमहूरियत का झंडा लेकर हम घूम रहे हैं? तो यही कहना था। जब सीसीआई की मीटिंग में भी आपने हाँ की, नहीं जाहिर है किसी ने दबाव तो नहीं डाला था ना, आप आए हैं जी। तो मैं उसी पे बात पे कह रही हूँ कि वो इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर सिंध में कंफर्ट जोन में है। आपको पता तो है कि 15 साल से यहाँ पर हुकूमत है, सिस्टम के अंदर उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। तो अभी ये 90 दिन का इलेक्शन का समझ नहीं आ रहा। भैया आप खुद सीसीआई की मीटिंग में हाँ करके आए थे, बच्चे तो नहीं है, कोई नन्हे काके तो नहीं है कि किसी ने बोल दिया जा मेरा बच्चा अभी तो साइन कर दे, लेकिन तो तुम लोग चाहोगे वही होगा, ऐसे तो नहीं होता। अब जो किया है तो भुगते। वो कहते ना गले में ढोल बांधा है तो उसे बजाए, नहीं क्या भुगत रहे हैं ताकि हम सब महसूस हो इन ठंडी हवाओं में। 4 से 6 महीने वाले, हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई कि क्या भुगते हैं क्या? जमीर साहब, 90 दिन, जी 4 से 6 महीने के इंतखाबात यहाँ जो भुगत रहे हैं, जो भुगतना शुरू हो रहा है, दोनों
जो 15 फरवरी इनके ही सेनेटर ने मुझे फ्लाइट पर बताया था। हमने पूछा था कि इलेक्शन दोनों तो क्या, दोनों लोग थे, सायरा बानो साहिबा, दोनों क्या बताई थी। दोनों क्या, दोनों के इलेक्शन भी 15 फरवरी तो इन लोगों के ज़हन में है। ये अब मुझे नहीं पता कि बता रही हूं ना। एक तो देखिए इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, 15 फरवरी ये खुद अपने मुंह से डेट बता चुके हैं, पीपल्स पार्टी वाले बता चुके हैं, मुझे बता चुके हैं एक दो लोग। बाकी जो दूसरा यहां पर हुआ हुआ है, हम एहतसाब की तो बात करते हैं और 15 साल है, ज़ाहिर है हिसाब तो देना पड़ेगा। अब हमें भी तो पता चले ना कि वो गंदम कौन से चूहे खा के गए। अब अगर कोई सफाई कर रहा है और वो कोने खुदरों में से चूहे निकाल रहे हैं तो फिर इतनी परेशानी की कौन सी बात है। पता तो चले ना हमें कि क्या हुआ। और जो तोपों का रुख नहीं है, सही एहतसाब होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबका होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए और सजा या जजा जो भी इंसाफ का निजाम है वो हमें नजर आना चाहिए। ऐसे थोड़ी सही सही। एक शुनीद ऐसी भी है कि सिर्फ एक कोई जमात नहीं, ये सब जो की तरफ मामला जाएंगे और एक क्लींजिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब देखें, हम हमेशा ही सुनते हैं कि जी एक बिल्कुल सही है, ये होनी चाहिए। और उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने वही लोग पार्लियामेंट में होते हैं, लेकिन फिर हमारे सामने वही लोग आए हुए होते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो ये रहा है कि वो लड़ते रहे हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते रहे हैं, मैदान नहीं खाली छोड़ते। बिल्कुल। सेनेटर बैरहमन तंगी साहब, सदर के ख़त को जो है वो मैंने पहले भी आपसे कहा कि नैयर बुखारी साहब ने कहा कि जी सदर का इख्तियार है, लेकिन उनको वाज़े तौर पर आज वज़ारत कानून ने बता दिया कि जी आपके पास इख्तियार नहीं है। और आप लोग सब लोग उसमें शामिल थे जो अमेंडमेंट्स आई इलेक्शंस एक्ट 2017 में। तो वो जो मामला है, तो अब क्यों नहीं पीपल्स पार्टी या इसको सुनने में ही आ रहा था कि शायद कोई बाकायदा एहतजाज भी शुरू करेंगे। ज़मीर हैदर साहब, जिस दिन एक दिन इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों की लीडरशिप को बुलाने का फैसला किया और पूरी चैनल, हर एक चैनल पे ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ तमाम मुल्क की जमातों, बड़ी जमातों की लीडरशिप को बुलाया ताकि उसके साथ मीटिंग करे और इलेक्शन पे बात है। उसी रात को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि आप आए कल या आज मुझसे मिले और ताकि तारीख का ऐलान करें इलेक्शन का। मैंने उसी रात को टॉक शो में बैठ के मैंने कहा, PTV पे मेरा टॉक शो था, और मैंने उस टॉक शो में मुतालबा किया, अपील किया पाकिस्तान से कि आप अपना लेटर वापस ले लें। अपना लेटर वापस लेके इलेक्शन कमीशन वाला नहीं आएगा आपके पास। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी है तो ये आपका नाम है, लेकिन ये कुर्सी है डिग्निटी का, ये है इज्जत का, ये है पाकिस्तान के वकार का। तो हम नहीं चाहते कि दारू की टकराव हो, और वही हुआ कि इलेक्शन कमीशन नहीं गए। और उनकी स्टैंड है कि अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का तारीख जो है पहले ही मालूम था। देखिए, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, आपको पहले ही मालूम था। चले, और मैं पार्लियामेंटेरियन हूं। नहीं, बिल्कुल। मैं और तो किसी वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी सियासी बसीरत ने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन नहीं जाएगा। बिल्कुल सही। मेरे साथ इम्तियाज गुल साहब ने ज्वाइन कर लिया। इम्तियाज गुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज गुल, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल है। जी बैरहमन तंगी। तो मैंने उसी टॉक शो में अपील की कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अपना लेटर वापस ले लें और इंतजार करें कि इलेक्शन कमीशन ने जो मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप को बुला के मीटिंग कर रहे हैं कि अगर वो तमाम एक पेज पे आ जाते हैं तो फिर हमारा काम है 90 डेज में आईन और दस्तूर के मुनासिबत से 90 डेज में इलेक्शन करवाना। तो ये लेटर वापस ले लो। वही हुआ कि दूसरे दिन इलेक्शन कमीशन नहीं गई। आज वो बात साबित हो गई कि जो लॉ मिनिस्ट्री है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा इम्तियाज गुल साहब की तरफ जाना चाहूंगा। इम्तियाज गुल, सूरत हाल बहुत ही पेचीदा है। मुल्क की माशी हालात जो हैं वो आपके सामने हैं और सब लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पर जो अब तो गरीब क्या, मतलब मिडिल क्लास क्या, अपर मिडिल क्लास भी बहुत परेशान है जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। और दूसरी जानिब देखा जाए तो अभी तक ये चीज़ नहीं सामने आ पा रही कि क्या इंतखाबात 90 दिन में होंगे, 90 दिन में नहीं तो क्या 4 से 6 महीने में होंगे, अगर तब नहीं तो क्या 15 फरवरी से पहले हो जाएंगे, या फिर
क्योंकि अगले रोज़ मेरे प्रोग्राम में एक सियासी लीडर ने यह भी कहा था कि अगर 14 दिसंबर के बाद 54 दिन के अंदर का शेड्यूल नहीं आता तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है। और कहा यह जाता है कि सियासी इस्तेहकाम मुआशी इस्तेहकाम लेके आएगा और इंतखाबात ही सिर्फ सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। योर टेक इम्तियाज गुल। ये तो मेरे ख्याल बड़ी वाज़ेह बात है कि जिन लोगों ने मिला के पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में और बाद में काबीना के इजलास में ये फैसला किया था कि हम 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर देते हैं और उसके बाद उनको 2 महीना और मिल जाएगा, यानी 90 दिन के अंदर इंतखाब करवाने पड़ेंगे। तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने ये काम किस बुनियाद पे किया, किस बुनियाद पे 11 अगस्त की बजाय 9 अगस्त पे चले गए। यानी हम कोई यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कोई किसी उसूल की, किसी ज़ाब्ते की, किसी आईनी पाबंदी की बात तो नहीं कर रहे हैं। ये तो बहुत क्लियर था। अब भले अवामी नेशनल पार्टी या पीपल्स पार्टी बढ़ के 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवा रही है, तो एक बदनीयती का खेल था। यानी ख़ुद जो जमात उसका हिस्सा बनी और वो आज 90 दिन के अंदर इलेक्शन की बात कर रही है, हालांकि तमाम मामलात में वो शामिल हो चुके हैं। तो उसमें कन्फ्यूजन फैलनी थी, इसलिए कि ये तो जो भी जमातें इसमें शामिल है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी PMLN, ये दोनों सबकी तारीख, इनकी तारीख सबके सामने है। आप एक दूसरे पे ये एतमाद नहीं करते हैं और एग्जैक्टली वही हुआ है कि पीपल्स पार्टी का वज़ीर ख़ारजा वो कुछ मेरा ख्याल 90 दौरे किए होंगे 15 महीने में। उन्होंने ये भी एक शायद एक रिकॉर्ड बनाया हुआ, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड ऑफ जो बुक है उसमें जाना चाह रहे थे गालिबन। और उसके अलावा वज़ीर आज़म साहब उनकी अपनी काबीना एक दूसरे के ओनरशिप वो नहीं ले रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि जिन लोगों ने इंतखाबात की तारीख तय करनी थी, जिन्होंने इंतखाबात करवाने थे, वो अब कह रहे हैं कि अभी फिर आप सब्र करें, हम आपको बताते हैं। तो सब्र ही करेंगे। लेकिन चलें, अभी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे। और दूसरा ज़रा जो बिजली के नरखों के हवाले से आज हमें पता चला है कि IMF ने रिटन प्लान मांग लिया है कि जो प्रपोजल दिया है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कि अगस्त के बिल जो हैं हम स्प्रेड कर दें दिसंबर तक, अगले या 6 महीने तक इसको किस्तों में रिसीव ले लें, उस पर उन्होंने प्लान मांग लिया है। लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि शायद उन्होंने इस बात से फ़िलहाल इनकार कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सायरा बानो साहिबा, अवाम नजरें लगाए बैठी है निगरां हुकूमत पर कि शायद ये हमें कोई रिलीफ दे दें। हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मुल्क से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और लेकिन जो इस वक्त चाहे वो निगरां हैं, ये 24 करोड़ या 24.5 करोड़ आवाम का बोझ उनके कंधों पर है, तो क्या हम कुछ तवक्को रखें इन निगरां हुकूमत से, या फिर सिर्फ मान लें कि उनका काम सिर्फ इंतखाबात कराना है और कुछ नहीं? सर वो कहते हैं ना, निगरां हुकूमत के लिए एक शेर है कि इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। बैरमन तंगी साहब, उम्मीदें रखें इनसे, क्योंकि वो 15 दिन में आप लोग सब सियासी जमातों ने इनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि जी अगर ये बिल महंगाई कम ना हुई तो हम सड़कों पे आएंगे, एहतजाज भी करना शुरू कर दिए और सवालात भी उठाना कर दिए। इन्होंने ऐसा क्या नया किया जिसकी वजह से ये बम हमारे सरों पे जो है फूटा है? ये तो सब आप लोग करके गए हैं ये चंद दिन पहले 9 अगस्त को। ज़मीर खैदर साहब, मैं समझता हूं कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम सियासी जमातें, अगर मेरी पीपल्स पार्टी मुझसे आप पूछ ले तो मैं कहूँगा कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब विल बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप नून से पूछते तो अपने लीडर बताएगा, अगर जमीयत उलमा इस्लाम से पूछे तो अपने लीडर बताएगा। मैं समझता हूँ कि जब इस मुल्क में हम सियासत करते हैं और हम इस उम्मीद से कि हमारी हुकूमत आने वाली है, तो उस आने वाली इलेक्टेड हुकूमत की मजबूती के लिए और उसको मजबूत पिलर देने के लिए इस मौजूदा सेटअप को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए कि ये निगरान सेटअप है और इस निगरान सेटअप को अगर हम सपोर्ट कर ले, अगर हम इसको स्ट्रेंथन करें, तो ये इसका काम है 3 या 4 या 5 महीने गुजारना।
और इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। तो मैं समझता हूं कि अगर हम सियासत करते हैं तो हमें निगरान हुकूमत का भी यही काम है, माजरत से उनका, और उनको सपोर्ट करना बिल्कुल इनका काम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त 3-4 महीने हमें अपने इलेक्शन कैंपेन पे अपने मैनिफेस्टो को आवाम के सामने रखना, अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करना, लेकिन साथ साथ अगर हम एजुटेशन की तरफ जाए, अगर हम रोड पे निकले तो इसका फायदा ना इदारे को है और ना उस हुकूमत को होगा जब आने वाली इस सेटअप के बाद इलेक्टेड हुकूमत वजूद में आ जाती है। मैं ऐसे पाकिस्तानी बिल्कुल, मतलब हालात ज्यादा खराब हो जाएंगे, आवाम ज्यादा परेशान होगी और उसका आपको एहसास है, इसीलिए आपने सियासत कुर्बान की रियासत बचाने के लिए। सायरा बानो साहिबा, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ जमातें बड़ा कन्वीनियंटली जो उनके हिस्से में था 16 महीने में वो ओन करेंगे और जो उनके हिस्से में नहीं था, मेरा मतलब है कि वजारत के हवाले से, और वो उसका जो रिजल्ट है वो उनके ऊपर डालेंगे। जिस तरह बड़ा कन्वीनियंटली कह सकती है पीपल्स पार्टी की, जी हमारे पास तो सिर्फ वजारत जो है वो खारजा थी और की मिनिस्ट्री और फिर 1-2 और थी, लेकिन ये जो महंगाई का बम है इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ये ऐसा ऐसा, लेकिन मॉरली तो ये गलत होगा ना, इनको करना नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि ये सब ओनरशिप लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। अगर मकसद आके एक हुकूमत को ख़त्म करना ही था तो आप ये 1-2 माह बाद, क्या इनको हालात नहीं पता थे? ज़मीर साहब, ये सब कमेटीज़ में होते हैं, अपोजिशन में होते भी, चेयरमैन भी होते हैं, और हर फाइनेंस कमेटी, लॉ कमेटी, इनको एक एक चीज़ का पता होता है। ये नहीं है कि इनको नहीं पता होता। अगर इनको पता था तो करवा लेते 2 माह में इलेक्शन, 3 माह में इलेक्शन करवा लेते, वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। ये आप इस बात पे भी यकीन करते हैं कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई। क्या रियासत बचाई? आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं बिजली का बिल लेके, उनके पास खाने को नहीं है, दवा दारू नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और इनके बयानात सुने थे, हमारा वजीर आजम होता तो हम शहद की नहरें बहा देते। नून वाले कहते हैं वो इतने बड़े कुछ सीनियर सिद्दीकी साहब हैं, अब मैं कुछ क्या मैं कहूं, कि वो कह रहे हैं कि एक नून लीग का वजीर आजम था, तो बाकी कौन थे? तो फिर आपको किसने कहा कि ये आप आके यहाँ पर मसनद पर बैठे? आपने या मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट नहीं की थी ना। 16 साल इख्तिदार के मजे उड़ा के अपने केसेस, अपने 1100 अरब माफ करवा के, नैब, ईवीएम, ओवरसीज, उसके बाद मरात और दौरे, जैसे इम्तियाज गुल साहब ने कहा था कि कोई वो यहाँ पर चल रहा था कि आपके मेरे पैसों से दौरे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, और अब एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं। क्यों? इतना था तो इख्तिदार से अलग हो जाते ना। आज एमक्यूएम भी अगर शोर मचा रही है हल्का बंदियों पर और इन सब चीजों पर, तो इख्तिदार से अलग हो जाते। ये तो सब बैठे हुए थे, झगड़ा होता था कि भाई सिंध के पैसे आप रिलीज करें, झगड़ा हुआ कि जो एमएनएस को आप फंड देंगे वो लैप्स नहीं होंगे, वो मिलेंगे, और सबसे कनपटी पे पिस्टल रख के बोला इन्होंने कि पहले फंड रिलीज करो, फिर उसके बाद हम किसी वोटिंग में या उसमें शामिल होंगे। इवन अपने असले के लाइसेंस के लिए इन लोगों ने फड्डे किए कि 10-10 इनके एमएनएस खड़े होते थे, और उसके बाद वो हुआ। अवाम तो कहीं भी नहीं थी। अब ये चूरन, अब तो मुझे देख के इनको हंसी आती थी कि ऐसे लगता था, वो अक्सर खवातीन का फिक्रा होता है ना कि बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूं। तो किसने कहा था गुजारा करने को? जो एक साथ बैठे हुए थे। आज हमें ये कहानियां सुना रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आई एम सॉरी, हमारे माथे पे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, चुगत लिखा हुआ है कि हम इनकी बातों में आ जाएंगे कि इनका वजीर आजम हो, बाकी सब मर जाए, और आप बताइए आप हमें क्या रिलीफ देंगे? आईपीपीएस पे तो इन्होंने लगवाई थी, पेट तो किसी का भरता तो नहीं है। निगरान हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाना, क्विकली मुझे बता दें, मैंने फिर इम्तियाज गुल की तरफ जाना, मुझे बता दें, निगरान हुकूमत पर इल्जाम लगाना जायज बनता है? निगरान हुकूमत पे इल्जाम लगाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जो ये करके गए हैं वो सिर्फ सर्व कर रहे हैं, लेकिन निगरान हुकूमत को भी सलाम है कि जो वजीर आजम साहब है वो भी हुकूमत का हिस्सा थे। क्या उनको हालात नहीं पता था? या निगरान वजीर आजम वालों ने अपने नाम के साथ बस वफाकी वजीर की लगवानी थी कि एक दीवार के ऊपर तस्वीर लग जाए, तारीख में आ जाए कि ये निगरान वजीर आजम थे? जब कुछ नहीं कर सकते तो बस ठीक है जाइए। और अभी ये निगरान हुकूमत, अभी एक दूसरी भी निगरान आने वाली है, ये नहीं चल रही। वो कौन से? ये नहीं चल रही। एक तो सायरा बानो साहिबा, आप बात मुकम्मल नहीं बताती हैं, बस तो आएंगे ना आप, जिन्होंने दूसरी भी आने वाली है, क्यों ये नहीं चल रही?
नहीं चल रही ना। अब आप देखिए आज इम्तियाज गुल साहिबा ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते। जी सही। इम्तियाज गुल साहब, आईएमएफ की भी क्वेश्चंस हैं कि जी ये बड़ा एक मुश्किल सा मरहला है। आईएमएफ कहता है कि जी रिटर्न प्लान दें हमें पूरा, वो एक अलग इशू है। लेकिन स्ट्रेंज बेड फेलोज थे, ये रहे इकट्ठे कितना अरसा, 16 महीने तो ये इकट्ठे रहे, और अब जो है वो बाकायदा तौर पर आपको क्या लगता है कि ये अपने लिए ज्यादा मुश्किलात नहीं पैदा कर रहे कि जी जब आप इकट्ठे थे और सब कुछ आज जो हम भुगत रहे हैं आपके इकट्ठे होने की होते हुए भी यही सब कुछ हुआ था? ज़मीर, आप बड़े भोले सवाल कर रहे हैं, ऐसे लगता है आप कहीं बाहर रहते हैं, और इस वजह से इस नौइयत के जो सवालात हैं ना, वो मुझे खुद बड़ी एम्बैरसमेंट होने लगी है इसके जवाब देते हुए भी। देखिए, हुकूमत निगरान हो या मुंतखब हो, कसूर इन सब का कलेक्टिव है, उन सब का भी है जिन्होंने इन हुकूमतों को फैसिलिटेट किया है। और निगरान हो या मुंतखब हो या पिछले लोग जो कि अदम एतमाद के ज़रिए आए थे, क्या वो इतने भोले थे? उनको पता नहीं था कि इस मुल्क का इक़्तिसादी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और अगर एक दफ़ा हालात गड़बड़ हो गए जो कि 9 अप्रैल के बाद होना शुरू हुए, उसमें मज़ीद बर्बादी होगी। एग्जैक्टली वही हुआ जो कि जिसका खदशा था। आज पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, ये वो कॉस्ट है जो नंबर 1 हमने उस सियासी तब्दीली की हम अदा कर रहे हैं जो 9 अप्रैल को हुई और 7-8 मार्च के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए। और दूसरी ये वो कॉस्ट है जो ये तमाम बड़े लोग, चाहे वो लाहौर या कराची के हैं, और इनके साथ ब्यूरोक्रेसी, इन्होंने जो कलेक्टिवली इन्होंने जो इक्तिसादी गुनाह किए हैं, जो इक्तिसादी जुर्म किए हैं इन्होंने साल हर साल से, आज पूरी कौम उसकी कीमत चुका रही है। लिहाजा निगरान हुकूमत या उनको लाने वाले या उनको छोड़ के जाने वाले, ये सब इस किस्से में बराबर के ज़िम्मेदार हैं। आप ये सवाल ना करें कि निगरान हुकूमत क्या रिलीफ दे सकती है। ये सब इस जो 1% अशराफिया जिसका जिक्र वो मिफ्ता इस्माइल साहब करते हैं कि जब वो 2021-22 में ऐसे कलाबे मिलाते थे, वादे करते थे कि हम आएंगे तो हम बिजली का ये बिल कम कर देंगे, बिजली के नर्ख इतना कम कर देंगे। आज वो बड़े इनकलाबी मईशतदान बन के लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, लेकिन ये सब मुनाफकत, झूठ। चलें, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का, सायरा बानो साहिबा, इम्तियाज गुल साहब और सेनेटर बहरामंद तंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।